हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप में से मैक्सिमम लोग अपना एक स्टेटस को बना के चलते हैं, या फिर बात करें एक रिजिड माइंडसेट होता है कि दे आर गोइंग टू बी अपीयर फॉर देयर नोन सर्विसेज। वो बाहर के एम्बिट के अंदर नहीं सोचते, अनलेस दे आर आउट ऑफ द एज और दे आर आउट ऑफ देयर अटेम्प्ट्स, तब तक वो बाहर नहीं देखते हैं। सो आज हम उन्हीं सर्विसेज के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर आप कम एफर्ट लगा के मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। प्लस यू कैन गेन सम ऑफ द कॉन्फिडेंस कि अगर आप लोगों ने काफ़ी ईयर्स से अगर कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया है, एंड आपके फैमिली का, फ्रेंड्स का, और यहाँ तक कि आपका खुद का आपके ऊपर अगर मॉरल प्रेशर बना हुआ है, देन बाय अटेम्प्टिंग दीज एग्जामिनेशंस यू कैन एक्चुअली सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। देन सेकंड, यू कैन इफ़ यू पुट सम एफर्ट, तो आप आसानी से इन एग्जाम्स को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए आज उन्हीं एग्जाम्स की श्रेणी के अंदर हम हमारी पहली सीरीज़ को शुरू करते हैं, दैट इज़ व्हाट आफ्टर द CSIR, SO एंड ASO। आप में से जिन लोगों ने CSIR, SO, ASO की मेहनत की है, उनका जो है ना सफलता की शुरुआत हम यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आप में से मैक्सिमम लोग जब गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू करते हैं, तब वो रील्स को देखते हैं, यूट्यूब को देखते हैं, एंड देन फ्रॉम देयर दे गेट इंस्पायर्ड। मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि वो किस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ यू वुड हैव सीन द रील्स लाइफ। जैसे कि आपको यूपीएससी के अंदर सोच के ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही तरह का एग्जाम्स होता है, IAS, IPS एंड IRS, इसके अलावा नहीं होते। SSC के अंदर सिर्फ CGL, CPO, CHSL होता है, इसके अलावा मतलब यू डोंट पुट योर मोर एम्फेसिस। अगर आप YouTube के थ्रू जाते हैं तो आपको EPFO, EPFC, CSIR के अलावा मतलब बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में भी पता चलता है। बट कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो इन श्रेणी से बाहर रह जाते हैं, और क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम जो है वो उन सर्विसेज को, या बात करें उन चीज़ों को, लोगों तक नहीं पहुंचा पाता जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है उन एग्जाम्स की। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर इसके अलावा भी कुछ बच जाता है तो आप लोग स्टेट PCS के अंदर अपीयर करते हैं, या फिर स्टेट रिलेटेड कोई एग्जाम्स होता है, जैसे हरियाणा में है तो HSSC, यूपी में है तो UPSSC, इस तरह इन अदर एग्जाम्स के ऊपर आप लोग फोकस करते हैं। सो मैक्सिमम यही 4 एम्बिट के थ्रू आपको जॉब्स के बारे में पता चलता है। एंड द मोस्ट ऑफ द क्राउड, आई कैन से दैट 99.99% ऑफ द क्राउड इज बीन रेस्ट्रिक्टिंग देमसेल्व्स टू दीज 4 टाइप ऑफ क्राइटेरिया। बट इन 4 टाइप के क्राइटेरिया से अलग हम जाएंगे, एंड वी विल शो यू कि हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ, राइट। चलिए बिना देरी के अब हम आगे शुरुआत करते हैं कि हाउ यू विल गोइंग टू चेंज। कुछ हिडन जेम्स होते हैं जैसे कि रेगुलेटरी बॉडीज़। अ लॉट ऑफ यू माइट नो अबाउट दैट एंड सम वुड नॉट। मुझे भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ इनके बारे में जानते हुए, बट जैसे ही मुझे पता चला है, देन आई नीड टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू। अभी नहीं, मतलब काफ़ी समय से पता है, बट इतना भी नहीं है कि अपनी 21-22 के अंदर हमें इन चीज़ों के बारे में पता होता है। सो कुछ हिडन जेम्स होते हैं जैसे कि रेगुलेटरी बॉडीज़। ये रेगुलेटरी बॉडीज़ ऑटोनोमस होती हैं, एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं। तो ऑटोनोमस बॉडीज़ का इनके पास टैग होता है, प्लस दे आर नॉट कॉल्ड एज द गवर्नमेंट बॉडीज़, बट दे आर 100% कंट्रोल, और यू कैन से ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बॉडीज़ का ही टैग इनको मिलता है। इन सभी के अंदर मैक्सिमम एज जो है वो 30 है फॉर द UR, ठीक है। अगर आप OBC हैं तो आप इसके अंदर +3 ईयर्स की एज कर लीजिए, SC ST हैं तो +5 ईयर्स की आप एज कर सकते हैं। ऐसी कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो आपको जो है ना बहुत बढ़िया आगे पर्सपेक्टिव देती हैं फ्यूचर का। फर्स्ट वन इज़ योर NABARD ग्रेड A, सेकंड वन इज़ RBI ग्रेड B, थर्ड वन इज़ SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ग्रेड A, एंड IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। एक्चुअली व्हेन यू प्रिपेयर फॉर UPSC और सम अदर काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस, तब आप इन सभी के बारे में पढ़ते हो, बट बिना ध्यान दिए इन बॉडीज़ के ऊपर आप आगे चले जाते हो, और यहीं आपको जो है लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से यू मिस्ड दोज अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आप इजीली सेल कर सकते हो, ठीक है। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर हम सबसे पहले अपनी शुरुआत करेंगे NABARD ग्रेड A से। देखो, सबसे पहले हम अगर किसी जॉब के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर हम जो है ना सिलेक्शन पाना चाहते हैं, देन बिफोर दैट वी मस्ट हैव टू टेक द रिव्यू कि भाई वो कैसी जॉब है, कैसे आपको काम करने को मिलेगा, क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ एंड पर्क्स हैं। सो एवरीबडी इज़ बीन ईगर अबाउट दैट। तो हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। NABARD, जैसे कि नाम से पता चलता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको बैंक देख के ऐसा काम लग रहा होगा कि भाई बैंक जैसा काम होगा, डेली सुबह लोग आते होंगे, पैसा जमा कराते होंगे, पावर वावर कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और मतलब कहीं, और ये रूरल डेवलपमेंट के बारे में तो कहीं गाँव में पेड़ के नीचे कहीं टेबल चेयर लगा के आपको बिठा देंगे। दैट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ जॉब। तो हम इस जॉब के अंदर सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इट्स अ ग्रेड A ऑफिसर जॉब, इट्स ऑफिसर लेवल जॉब। ये कोई मतलब बहुत जूनियर पोस्ट नहीं है, ऑफिसर लेवल से इट इज़ द फर्स्ट ऑफिसर लेवल एंट्री इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ NABARD, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑफिसर लेवल एंट्री से शुरू करते हैं। जिस तरह UPSC के अंदर ऑफिसर लेवल IAS से शुरू होती है, पुलिस के अंदर IPS से शुरू होती है, रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर IRS से होती है। सो दे आर द ऑफिसर लेवल एंट्री। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एक ऑफिसर होते हैं इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, या फिर बात करें उस ऑटोनोमस बॉडी के रिकॉर्ड्स के अंदर। यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इन सभी को हम
एक एक करके देखेंगे क्या फाइनेंशियल बेनिफिट है, पावर्स क्या हैं, अदर फैसिलिटीज़ क्या हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ क्या हैं, प्रमोशन कैसे कैसे होगा और आप किस तरह से मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं इवन विद थ्रू दीज बॉडीज़। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कैसे एंट्री लगा सकते हैं। एंड अ लॉट ऑफ पर्सन्स हैव नॉट नोन अबाउट दिस, इसके बारे में किसी को नहीं पता होता। सो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑल सच थिंग्स इन वेरी ब्रीफ मैनर। सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में बात करें, इफ़ यू ज्वाइंड द नाबार्ड, अगर आप नाबार्ड को ग्रेड ए ऑफिसर के तौर के ऊपर ज्वाइन करते हो तो क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे। देखो सबसे पहली चीज़, एक्चुअली सैलरी वाज नेवर माय मोटिव, बट व्हेन यू सी द सैलरी देन इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सैलरी इज़ वेरी हैंडसम। इनिशियली यू विल गेट 1,15,000 रुपीज़ पर मंथ फ्रॉम द स्टार्ट। शुरुआत से आपको ये चीज़ मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सैलरी के ऊपर प्लीज़ डोंट डू डिबेट कि भाई अभी इतनी है अभी इतनी है, पर नियरली 1 लाख प्लस के अंदर आपको मिलती ही मिलती है। एंड दैट इज़ वेरी हैंडसम सैलरी फॉर एनी न्यू जॉइनी। और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा आपकी सैलरी भी उसी प्रोपोर्शन के अंदर इंक्रीज होती जाएगी। सो हैंडसम सैलरीज देयर। इसके अलावा इतने अलाउंसेस हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये एक प्योरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक ऑटोनमस बॉडी है, बट ये कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि भाई देखो हम इतनी सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, बट यू कैन टेक पैसा फॉर दैट। आप उस चीज़ के लिए पैसा उठा सकते हो हमसे। तो गवर्नमेंट न्यूज़पेपर प्रोवाइड नहीं करती, IAS ऑफिसर्स को न्यूज़पेपर देती है, जो है ना IPSs को घर के बाहर सब कुछ मिल जाता है, बट यहाँ पे बोलती हैं आप न्यूज़पेपर नहीं देंगे हम, आप पैसा ले लो। हम आपको हाउस होल्ड सर्वेंट नहीं देंगे, मेड नहीं देंगे, कुक नहीं देंगे, आप पैसा ले लो। हम आपको फ़ोन नहीं देंगे, आप पैसा ले लो। फर्नीचर के लिए आप पैसा ले लो, खाने के लिए पैसा लो, पेट्रोल फूंकने के लिए भी पैसा लो, सारे मेडिकल बेनिफिट के लिए भी पैसा लो। नेम अ थिंग, कोई भी फैसिलिटी जो भी IAS IPS या किसी भी ऑफिसर क्लास को मिलती है, यू नेम दैट फैसिलिटी एंड यहाँ पर उस फैसिलिटी के बदले में आपको पैसा दिया जाएगा। सो पैसा इज़ लाइक द भर भर के। अगर हम बात करें CTC की तो 24 लाख के आसपास में आपको पर ईयर CTC मिल जाता है। और ये तो इनिशियल है जी, एकदम शुरुआती स्टेज के ऊपर, प्राइमरी स्टेज के ऊपर। व्हेन यू विल प्रमोट तो और ज़्यादा खतरनाक चीज़ आ जाती है। अगर हम बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या अदर किसी बॉडीज़ के अंदर, तो वहाँ पे प्रमोशन ज़रा स्टैग्नेंट सा होता है, ठीक है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो 21 साल लग जाते हैं, मतलब आगे चलते एक स्टेट PCS से IAS के अंदर प्रमोशन होने में। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग रिटायर तक हो जाते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर। बट यहाँ पे प्रोपोर्शनल जो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत एम्पल हैं। जैसे आपका हर 4-5 साल के अंदर एक ना एक प्रमोशन होता रहता है। सो हायरार्की के हिसाब से आप ऊपर बढ़ते रहते हैं। ये तो है आपका फाइनेंशियल बेनिफिट्स इफ़ यू ज्वाइन द नाबार्ड ग्रेड ए। बट फाइनेंशियल बेनिफिट्स आर नॉट मेरिली इनफ। वहाँ हमारे जैसे बहुत सारे लोग फाइनेंशियल बेनिफिट्स के वो चक्कर में नहीं आते। सो लॉट ऑफ पीपल वुड से कि सर आप ये बताइए कि पावर एंड पर्क्स क्या है। नाउ सी द पावर एंड पर्क्स। इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी है तो मतलब रेगुलेट करती होगी। किसी पेड़ के नीचे गांव के अंदर इनका ऑफिस नहीं होता। ये रेगुलेट करती है। किसको रेगुलेट करती है? RRBs। आप लोग अगर गांव के अंदर रहते होंगे तो ग्रामीण बैंक का आपने नाम सुना होगा, तो उन ग्रामीण बैंकों की सुपरविजन करती है आपकी नाबार्ड। सो उनके मैनेजर्स हुए, असिस्टेंट मैनेजर्स हुए, उनकी जो ब्रांचेस हैं उनकी फंक्शनिंग को, एवरीथिंग यू विल बी इन द सुपरविजन। आप उन सबका सुपरविजन करते हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड, क्योंकि ये बैंक है और इसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है। जैसे RBI के पास बहुत सारा पैसा है, उसी तरह नाबार्ड के पास भी बहुत पैसा है। तो जब भी रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स भागी जाती हैं नाबार्ड के पास में कि जी हमको पैसा दे दो। अब यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसके पास जाएगी? नाबार्ड के पास। इमेजिन दिस फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। आप 4-5 साल के बाद उस पोजीशन के ऊपर बैठे होंगे कि आप स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज के साथ बातें कर रहे होंगे एंड यू विल बी सेइंग कि हाँ हमारे पास इतना पैसा है, हम इतना पैसा जो है ना वो आपको इस प्रोजेक्ट के लिए अलॉट करते हैं। नाउ थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। जब भी आप पैसा देने वाली बॉडी के अंदर हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू चेक। अब ऐसा तो नहीं है ना स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमको है ना 2000 करोड़ दे दो और 2000 करोड़ नाबार्ड ने एकदम से तुरंत जेब में से निकाल के दे दिए। नहीं, 2000 करोड़ नाबार्ड पूछेगा भाई किस काम के लिए, तो सबसे पहले काम पूछेगा, फिर उसके बाद वहाँ पे साइट इंस्पेक्शन के लिए जाएगा, फिर उसके बाद ये 2000 करोड़ जो है ना इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे कि जब इतना काम होगा तब इतना पैसा देंगे, इतना काम होगा इतना पैसा, इतना काम होगा इतना पैसा, और फिर उसके बाद रिकवरी भी करेगा स्टेट गवर्नमेंट से। सो इमेजिन योर क्लाइंट इज नॉट अ सिंपल या फिर कॉमन पर्सन, योर क्लाइंट इज द स्टेट गवर्नमेंट। आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हो। सो बीइंग एन ऑफिसर यू विल हैव द चांसेस टू डील विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है ना काम करेंगे, डील करेंगे। आपको बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, इवन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट यू आर गोइंग टू बी इन कॉन्स्टेंट टच। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। और सोचो जहाँ पे ये इनसाइट की इंस्पेक्शन होगी, सारी चीज़ कौन करने के लिए जाएगा? यू। ठीक है, बीइंग एन ऑफिसर यू वुड गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ दैट। अच्छा, अब आपको पता है ना डीसी बनने में कितना साल लगता है? लगभग 6 साल के आसपास हर IAS ऑफिसर को लगता है डीसी बनने के लिए। IAS के इक्विवेलेंट में हम नाबार्ड का कंपैरिजन नहीं कर सकते, IAS का किसी भी चीज़ के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो अपने आप में एक अलग ही हायरार्की है, अपने आप में अलग ही पोस्ट है। बट यहाँ पे इसका हम हल्का सा जो है ना फील देख सकते हैं। कैसे? एक जो है ना प्रमोशन होता है, आफ्टर द ग्रेड A यू गॉट प्रमोटेड टू द DDM।
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, जिस तरह डीसी होता है डिस्ट्रिक्ट में एक, उसी तरह यहाँ पे भी होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर डिस्ट्रिक्ट में एक, डीडीएम। वेरी हैंडसम पोस्ट। यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, जिस तरह आईएएस ऑफिसर को रेजिडेंस कम ऑफिस मिलता है, वही यहाँ पे आपको मिलता है। यू गेट द ऑफिशियल व्हीकल लाइक दिस एंड यू आर गोइंग टू फाइनेंस द स्टेट प्रोजेक्ट। तो आप वहाँ जाते हैं इंस्पेक्शंस के लिए, यू आर इन द कॉन्स्टेंट टच विद देम। और सबसे बढ़िया और अच्छी चीज़ क्या है कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिले। आईएएस के अंदर आप इमेजिन करके देखो आपको होम डिस्ट्रिक्ट, होम कैडर किस कंडीशन में मिलेगा। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एज ए डीडीएम बनाकर भेजा जाएगा। सो बहुत ही हैंडसम पोस्ट होती है, ठीक है। और ये कब मिलती है, आफ्टर द 4 years बीइंग सर्विंग एज अ ग्रेड ऑफिसर। 4 साल तक आपने ग्रेड ऑफिसर के तौर पर काम किया, उसके बाद आपको डीडीएम मिल जाती है, जबकि आईएएस को 6 साल के बाद मिलती है। एक्चुअली आई एम नॉट कंपेयरिंग इट, बट येस आई एम कंपेयरिंग इट कि भाई हाँ, यहाँ पर अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ फील कैसी होती है। क्या मतलब बैंकों की तरह एकदम ऐसे दूर से बैठे रहते? नहीं। सी दिस इज एन अनाबार्ड के जो है ना डीडीएम साहब हैं, ये हमारे डीडीएम हैं एंड ये डीसी हैं ईरा सिंघल। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ पोजीशन यू वांट टू बी सिटिंग एट हियर। आपको यहाँ पे नहीं बैठने को दिया जाएगा कि भाई आप वहाँ बैठ रहे होंगे इतनी दूर जाके कि हाँ यस यू आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। नो, यू विल बी द पार्ट ऑफ द चेयरिंग कम्युनिटी। आप चेयर करोगे बहुत सारी मीटिंग्स को एंड यू विल गेट द फील ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसी एट दैट टाइम, ठीक है। हाँ, हालांकि वो चलते चलते सस्पेंड करने की जो पावर है वो नहीं होगी आपके पास कि हाँ इसको भी सस्पेंड कर दो उसको भी कर दो, बट डेफिनेटली यू विल एंजॉय योर लाइफ, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे इस तरह के सिनेरियो के अंदर, राइट। चलिए अब कुछ अदर फैसिलिटीज़ के बारे में हम जान लेते हैं। अदर फैसिलिटीज़ क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ 9 to 5 PM जॉब। अब लोगों को लगता है रात को काम नहीं किया तो क्या किया, भाई कुछ देर रुक जाओ, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि ये जॉब सबसे बढ़िया है। सैटरडे संडेज आपको ऑफ मिलते हैं, फैंटास्टिक। सैटरडे संडेज कहीं पर भी ऑफ नहीं मिलते, ठीक है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जाते हैं, रेयरली यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी कि भाई सैटरडे संडेज को भी ऑफिसर्स मतलब बुला लेते हैं, बट यहाँ पे आपको हमेशा सैटरडे संडेज ऑफ मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं वो सभी आपको ऑफ मिलेंगे। प्लस यू विल नेवर बी पोस्टेड इन द रूरल एरियाज। आप रूरल एरिया के लिए विजिट के लिए जाओगे, राइट, विजिट। और ये विजिट कौन सी हो जाएगी? फील्ड विजिट। दैट मीन्स अगर आप रूरल एरिया के अंदर जाते हो देन यू विल बी वार्मली वेलकम्ड बाय द कम्युनिटी एंड एवरीथिंग इज बीन इंश्योर्ड बाय द स्टेट कि भाई हमारे ऑफिसर्स को कोई तकलीफ ना हो, कार हो गया, ऑफिशियल व्हीकल हो गया, रेजिडेंस हो गया, हर तरह का। तो आप विजिट के लिए जाओगे, इंस्पेक्शन टाइप का काम करोगे और फिर वापस अपने शहर में आ जाओगे। सो इनकी जो पोस्टिंग होती है वो सिटीज़ में होती है। दूसरी सबसे बढ़िया बात क्या है कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं होते कि हर 2 महीने 3 महीने के बाद उठाओ झोला चल दो, ऐसा नहीं है। 4-5 साल एक जगह पे अच्छे से निकालोगे। अगर आपको थोड़े से अच्छे हैं, या फिर बात करूं कि अगर आपने नाबार्ड को लिख कर दिया है ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह, तो आप नियरली 10 years तक आप एक प्लेस के ऊपर बिता सकते हो और उसी के नियर बाय एरियाज के अंदर जो है ना आप अपनी मैक्सिमम लाइफ बिता सकते हो। दैट मीन्स यू विल हैव अ स्टेबिलिटी। और ये स्टेबिलिटी आपको बाद में रियलाइज होगी, बिकॉज अगर आप कहीं पे लैंड परचेज करते हो और अगले 5 साल के बाद आपको वहाँ से छोड़ के किसी दूसरी जगह जाना जाता है, तो उस लैंड की जो वैल्यू है वो आपके लिए नहीं निकलती। सो दैट मीन्स आपकी जो फैमिली है, आपके जब बच्चे बड़े होंगे, देन यू विल फेस दिस टाइप ऑफ स्टेबिलिटी इशूज़ कि भाई फिर आपको चाहिए होगा कि यार फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे वही फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है। वर्क लाइफ बैलेंस फैंटास्टिक है। ये वर्क लाइफ बैलेंस को ना बहुत सारे लोग एक इनडायरेक्ट तौर के ऊपर लेके जाते हैं कि भाई क्या होता है वर्क लाइफ बैलेंस। इमेजिन बहुत सारे लोग एसबीआई में लगते हैं, कहीं कहीं पे लगते हैं, बहुत अलग अलग जगह के ऊपर लगते हैं। सी दिस इज द बेनिफिट ऑफ द वर्क लाइफ बैलेंस। आपको पावर मिलती है, डेफिनेटली यू विल गेट द पावर, ठीक है। इसके अलावा पैसा मिलता है, डेफिनेटली यू विल गेट द पैसा। तीसरा, आपको हॉलीडेज मिलते हैं, टाइम बहुत भर भर के मिलता है एंड देयर इज नो पॉलिटिकल प्रेशर। अब इसकी वजह से क्या है ना, यू विल बी एट द एज ऑफ द 40 एंड द 45 एंड स्टिल यू विल हैव द हेयर्स ऑन योर हेड। आपके जो है ना सिर के ऊपर बाल रहेंगे। यू हैव द टाइम टू गो टू द जिम। आप जिम के अंदर जा सकते हैं, आप अपनी सारी हॉबीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। आपको जो चाहिए आप वो कर सकते हैं। आप बहुत बढ़िया टक्सीडो पहन सकते हैं। आप हर एक ब्रांड को अफोर्ड कर पाएंगे, नॉट मतलब एवरी ब्रांड, यहाँ पर ये है एक अपर मिडिल क्लास फैमिली को आप बड़े प्यार से इंजॉय कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के। इसके अलावा आपको कंसेशनल लोन फैसिलिटीज मिलती है, मतलब इतना सस्ता आपको लोन मिलता है। अगर आप उस लोन को लेके एफडी में डाल दोगे ना, तब भी यू विल गेन सम 4-5 हज़ार 10 हज़ार का आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एंड यू कैन डू दिस एक्सरसाइज फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ कि आपके ऊपर से लोन ही ना हटे। इसकी वजह से आपका इनकम टैक्स भी कम शो होगा एंड आगे आपका जो है ना बेनिफिट भी, पैसा भी कुछ ना कुछ बनता रहेगा। प्लस 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 आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आपका हार्ट बहुत, इमेजिन करो यू आर इन अ सर्विस एंड एट द एज ऑफ 35-38 आपको डॉक्टर ने बोल दिया बाईपास के थ्रू जाना पड़ेगा, या फिर आपको स्टंट्स डाल दिए हैं, ठीक है। अब बीइंग फ्रॉम द मेडिकल साइड आई नो व्हाट्स द प्रॉब्लम ऑफ द स्टंट्स। भाई स्टंट्स के साथ आपको मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, बट इफ यू हैव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल यू हैव अ टाइम टू मतलब चेक करना अपनी बॉडी के ऊपर हर तरीके से। सो पूरी लाइफ मेडिसिन खाने की बजाय भाई ठीक है ना,
यू हेयर यहाँ पे आप स्टैंड आउट करेंगे, अलग लगेंगे। इनिशियली यू विल फील कि भाई हाँ एसआई की तरह मतलब हेकड़ी मारते हुए नहीं घूम सकते, किसी को उठा के जेल में बंद नहीं कर सकते, बट इमेजिन जो पुलिस वगैरह की जॉब है, आई एम नॉट कंपेयरिंग दैट थिंग विद एनीवन, बट स्टिल सी आपको एक समय के बाद इतना मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर होना शुरू हो जाएगा, और आज के समय में जहाँ पे पॉल्यूशन इतना तगड़ा है वहाँ पे ये चीज़ें और एग्जेजरेट करेंगे। बट यहाँ पे यू विल बी यंग फॉर एवर, हमेशा के लिए आप जो है ना यूथफुलनेस के अंदर अपने आप को फील करोगे, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज़ ये है। एंड देन आपको पता है पोस्ट रिटायरमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वाई द पोस्ट रिटायरमेंट अपॉर्चुनिटीज? अगर आप आईएएस रिटायर्ड हो देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ दैट? वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाते मतलब चेकिंग बहुत ठीक ठाक सी रहती है, तगड़ी रहती है, कई बार कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। पर ये होता है कि एक आईएएस ऑफिसर एक आई एम नॉट कंपेयरिंग दैट विद आईएएस ऑफिसर, लीव दैट थिंग, बट कुल मिला के बात ये है कि अगर आप रिटायरमेंट के बाद कहीं पे जाते हो तो किसी भी बैंक के अंदर, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर यू विल एवरेज मिनिमम यू विल गेट 1.5 लाख पर मंथ। आप रिटायरमेंट के बाद भी अर्न कर सकते हो, एंड दैट इज विदाउट एनी डाउट, ठीक है। ये हमेशा मतलब ये तो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हर तरीके से वैलिड है। इमेजिन करो कि आप किसी गवर्नमेंट, मान लो आप देखो, मैं टीचर्स के साथ नेवर कंपेयर, ठीक है, टीचर्स आर द फाउंडिंग ब्लॉक्स ऑफ द इंडिया, बट इमेजिन अ टीचर आफ्टर द रिटायरमेंट व्हाट दे कैन डू, होम ट्यूशन भी नहीं जा सकते तो घर बैठ के पढ़ा सकते हैं, और विद द एज उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो भी उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। बट यहाँ पे यू कैन अर्न दैट व्हाइल सिटिंग इन द ऑफिस, सो एवरीथिंग इज मतलब बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पोस्ट बहुत अच्छी है। प्रमोशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप लगोगे ग्रेड ए ऑफिसर, राइट, यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, फिर आपको मैनेजर बना दिया जाएगा। सो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर यहीं पे है, डिस्ट्रिक्ट का एक, ठीक है। फिर इसके बाद आप एजीएम बनोगे, ठीक है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। आफ्टर दैट यू विल बिकम द डीजीएम एंड फर्दर गोज ऑन। तो प्रमोशन के बारे में एक दफा के लिए छोड़ देते हैं भाई। वैसे देखो जो नॉमेनक्लेचर बहुत बढ़िया है, हालांकि मैनेजर आपको थोड़ा बैंकिश टाइप का फील होता है, बट एजीएम इज लाइक द मतलब बहुत तगड़ा सा नाम, एंड डीजीएम इज लाइक द उससे भी तगड़ा नाम, ठीक है। सो बहुत हैवी पोस्ट होती है ये, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, एंड यू विल ऑलवेज बी ना ऑफिसर कैडर। आप ऑफिसर कैडर से ज्वाइन करेंगे, राइट, सो यू विल बी रिस्पेक्टेड। देन नेक्स्ट इज अबाउट द रोड टू द मैक्सिमम। अब ये रोड टू द मैक्सिमम क्या है? देखो, एक तो होता है आप टेम्परेरी तौर के ऊपर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जा सकते हैं, ओके जी, वेरी गुड। देन दूसरी चीज है कि आप परमानेंट तरीके से भी जा सकते हैं। हाउ द परमानेंट? एक ऑफिस होते हैं आपके, जैसे SFIO, कैग और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपने यहाँ पे लेटरल रिक्रूटमेंट करते हैं। लेटरल रिक्रूटमेंट मतलब कि सेक्रेटरी पोजीशंस के ऊपर, जॉइंट सेक्रेटरी पोजीशंस के ऊपर या ऑफिसर्स लेवल के ऊपर वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से ऑफिसर मंगवाते हैं। तो एक तो था टेम्परेरी, आप टेम्परेरी के, लेकिन कई बार ये रिक्रूटमेंट जो है ना परमानेंट टाइप की होती है। जैसे SFIO है, कैग है, ये क्या बोलते हैं कि अगर किसी ने 5 साल 6 साल ऑटोनॉमस बॉडी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्क किया है, देन दे आर एलिजिबल फॉर देयर एज अ पोस्ट ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी। तो वहाँ के लिए या फिर मतलब अदर पोस्ट का वो नाम लेते हैं, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड बीइंग इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यू कैन जॉइन सच ह्यूमंगस डिपार्टमेंट्स, और इनके अंदर आप बहुत बढ़िया स्केल के ऊपर जाके काम करते हो। तो अगर आपको नाबार्ड चेंज करना है, यू हैव द ऑप्शन टू चेंज दैट, राइट। आपको मतलब यू विल नेवर बी स्टक इन द वन काइंड ऑफ परफॉर्मा। अगर आप वहाँ पे अच्छा फील करते हैं, वेल एंड गुड, इफ नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे जा सकते हैं। पता है SFIO क्या? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इसमें चीज़ क्या बनती है, ये कभी भी किसी केस को हाथ नहीं लगाता, सबसे पहली बात, ठीक है। अगर इसने केस को हाथ लगा लिया, किसी भी केस को, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिज्म का है, किसी को भी लगा लिया, उसके बाद इंडिया की कोई भी बॉडी उस केस को हाथ नहीं लगाएगी। चाहे वो CBI हो गई, चाहे वो एनफोर्समेंट ED हो गई आपकी, चाहे वो आपका जो है ना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, कुछ भी हो गया, SFIO के सामने सब अपने वेपन्स डाउन कर देंगे। एंड अभी कुछ दिन पहले ऐसी वैकेंसीज आई थी कि इफ़ यू आर वर्किंग इन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन या इनके अंदर आपके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, देन यू कैन जॉइन दिस ऑफिस एज असिस्टेंट डायरेक्टर, एंड इट्स नॉट अ स्मॉल पोस्ट। अब बहुत ही हैवी तरीके से एंट्री लेते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर विद द ऑल ऑफ द थिंग्स व्हाट यू वांटेड टू अचीव। आपको बहुत हैवी जो है ना चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, राइट। नेक्स्ट, हाउ टू गेट इनटू दिस सर्विस। अब आपने इस सर्विस के बारे में देखा कि सर्विस ठीक ठाक है, बट हाउ टू गेट इनटू दिस सर्विस। फर्स्ट इज पेपर एनुअली होता है, सबसे बेहतरीन बात ये है, बहुत कम कंपटीशन होता है। लेट मी टेल यू हाई, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का जो है ना फॉर्म फिलिंग रेट निकाल के देखिए कि फॉर्म फिलिंग कितने लोगों की होती है। यहाँ पे यू विल फाइंड आउट 74,000 पीपल्स अप्लाई एनुअली। द रीजन इज पोस्ट आर लेस, 150 के अराउंड पोस्ट आती है, आई नो दिस, बट अगर आप 4 PMs की भी पोस्ट निकाल देंगे ना कोर्ट परिसर के अंदर, 4 लाख लोग अप्लाई कर देंगे, एंड हियर इट्स ऑफिसर स्केल एंड 74,000 अप्लाइड। पता है कितने लोग पेपर देने जाते हैं? 38,000। Imagine the kind of a competition that has been reduced at this moment. Reason is awareness. Awareness नहीं है लोगों के बीच में। और नेक्स्ट चीज़ क्या आती है भाई? प्रीलिम्स होता है, मीन्स होता है, इंटरव्यू, और यहीं पे बहुत सारे लोग वीडियो छोड़ देंगे कि यार नहीं ये इतनी चीज़ नहीं, एक पेपर दो और पेपर ले लो। लेट मी शो यू व्हाई यू कैन अचीव थ्रू दिस विद योर प्रेजेंट एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज।
ठीक है। सबसे पहले अपन प्रीलिम्स की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स के अंदर 8 सब्जेक्ट आते हैं। आप में से मैक्सिमम लोग सोचेंगे गए भाई 8 सब्जेक्ट। एक होता है रीजनिंग, दूसरा इंग्लिश, तीसरा कंप्यूटर, चौथा क्वांट अर्थात मैथमेटिक्स, पांचवां डिसीजन मेकिंग, छठा जीएस और सातवां आपका होता है इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज। ठीक है, ये आपके जो है सेक्शंस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और होता है ARD, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह की आपको जो है ना चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब नाउ यू विल से कि सर ओके दैट इज़ फाइन। रीजनिंग के अंदर देखो ये जो है ना ये नॉन मेरिट सेक्शंस होते हैं। यहाँ तक आपके नॉन मेरिट सेक्शंस है। नॉन मेरिट मतलब इनके अंदर जैसे यूपीएससी में आपको 33% लाना होता है ना, उसके बाद आप कितना भी लाओ उसके बाद मार्क्स काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये 33 नहीं लाए तो बाकी का चेक नहीं होगा। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। रीजनिंग 20 नंबर की होती है। आप अनरिजर्व हैं तो सिर्फ 3 नंबर चाहिए बस, रीजनिंग पास। इसके बाद इसमें दिमाग नहीं खपाना। इंग्लिश 30 नंबर की होती है, आपके 10 नंबर आ गए, सारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, खत्म काम। कंप्यूटर 20 नंबर का होता है, आपके 2.75 नंबर आ गए, खत्म काम। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी मैं बता रहा हूँ। क्वांट के अंदर 20 नंबर का होता है, यू गॉट 3 मार्क्स, काम खत्म। इमेजिन क्या इतने नंबर लाना मुश्किल है। डिसीजन मेकिंग 10 नंबर का होता है, आपके 1.5 नंबर है, खेल खत्म। बस इससे ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं लेकर आने हैं। ठीक है, बट उसके बाद फिर अदर पेपर होते हैं इस तरह के। ठीक है, ये 20 नंबर का जीएस, 20 नंबर का इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड 40 नंबर का इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड 40 नंबर का ही होता है आपका ARD। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब आपको लगेगा यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी है ना चीज़ें पूछी जाती है, नहीं, यहाँ पे सिंपल स्कीम्स के ऊपर फोकस किया जाता है। भाई सिंपल स्कीम्स आती हैं, ठीक है, बट पेपर का पैटर्न हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप कट ऑफ को देखो। जीए के अंदर 20 में से 2.75, 40 में से 3.50 और इसके अराउंड ही 3.75 के आसपास ही आपकी ARD की रहती है। ठीक है, अब अगर कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि यार 100 में से इनमें से मार्क्स कैलकुलेट होंगे। आपके 100 में से मान लो आपको लगेगा 3, 6, 7, 8 और 9, 10। मान लो 100 में से 10 नंबर ले आए तो पास नहीं। ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ है। इसके बाद मेन कट ऑफ भी क्वालिफाई करनी पड़ेगी और मेन कट ऑफ थोड़ी हैवी है। मेन कट ऑफ क्या है, अनरिजर्व्ड की है 46, ये हैवी कट ऑफ है भाई। 60% तो स्टेट PCS के अंदर होता है विद 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और यहाँ पे 46 विद 1/4 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग। AWS 33, OBC 42, 30, 37, ये कट ऑफ है आपके सामने। जीए, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। स्कीम्स आती हैं भाई, प्योर स्कीम्स। बजट एक आता है आपका बजट और दूसरा आता है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, सिर्फ इनको पढ़ के भी आप ये कट ऑफ जो है ना उड़ा ले जाओगे। स्कीम्स कर ली और ज़्यादा बढ़िया मार्क्स आएंगे। सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। अब आप बोलोगे सर ठीक है प्रीलिम्स तो हमको थोड़ा बहुत क्वालिफाई होता लग रहा है, बट व्हाट अबाउट द मेंस, है ना। आप में से बहुत सारे लोग CSIR के स्टूडेंट रहे हैं, एंड नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द मेंस। ठीक है, खैर ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने और आपको बताया है, ये तो है आपकी जनरल फील्ड की। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने अदर पेपर, आप अदर चीज़ों के लिए जाते हैं, तब कट ऑफ कितनी है। अगर आप कंप्यूटर में ग्रेड A ऑफिसर बनना चाहते हैं IT के थ्रू, तो आपको चाहिए 100 में से 11.50। ठीक है, अगर आप मास कम्युनिकेशन के लिए हैं 13.25। सी दिस, व्हाट द हेल इज दिस। आप फॉरेस्ट्री के अंदर है, फूड प्रोसेसिंग, स्टैटिस्टिक्स आपके पास था। ये कोई मार्क्स होते हैं? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट आई नो दे फेल्ड इन दिस, बट सी द मार्किंग सिस्टम, द मार्किंग पैटर्न, वेयर यू आर, आप कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यू नेवर इमेजिन कि इतनी कम कट ऑफ होती होगी आउट ऑफ 100। ठीक है, एंड आई नो, देखो प्रीलिम्स की आई कैन टेक द गारंटी कि प्रीलिम्स आपका मैं जो है ना क्वालिफाई करवा दूंगा। देखो प्रीलिम्स के अंदर मैक्सिमम जो लोगों को इशू आता है वो आता है सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई में। एक वीडियो के अंदर एक सेक्शन कट ऑफ क्वालिफाई होता जाएगा। एनीवे, चलो और आगे चलते हैं। ये तो हुआ जी प्रीलिम्स का। आपको लगेगा कि यार हाँ चलो नाउ वी कैन सी द अपॉर्चुनिटी, बट व्हाट अबाउट द मेंस सर। ओके, सी दिस इज योर मेंस। मेंस के अंदर क्या सिस्टम आता है, देखो 2 पेपर होते हैं बस। मेंस में 4, 5, 8, 10 पेपर नहीं होते। पहला होता है इंग्लिश का, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है, सिंपल। दूसरा होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर के होते हैं, बहुत बढ़िया पेपर आता है। देन फिर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्टिव। जो ये ESI का ऑब्जेक्टिव था, अब आपको डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाला होगा, यू हैव टू राइट। ठीक है, ये पेन एंड पेपर बेस नहीं है, बस ये कंप्यूटर बेस है। बस यहाँ पे ये चेंज है। अदरवाइज be with me for some more moments and you will find out how prestigious and how good and how easy is that। देखो इतना हलवा भी नहीं है, बट फिर भी you still have a very good fighting chance। जिन्होंने CSIR का प्रिपरेशन किया, फेज 2 में अपीयर हुए। देखो अगर आप जनरल इंग्लिश में 100 में से 53 मार्क्स ले आते हो, यू आर गुड टू गो। ये कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ। फिर ESI इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के अंदर 50 में से 22.50 नंबर ले आओ और आगे बढ़ो। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में 50 में से 31। एंड यहाँ पे UPSC वाला सिस्टम नहीं चलता कि भाई 50% टॉपर को दिए जाते हैं। मार्क्स वेरी लीनियंटली, बहुत ज़्यादा लीनियंटली दिए जाते हैं, एंड आई विल टेल यू भाई।
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आगे चलते हैं। खैर, ये तो है सेक्शनल कट ऑफ। अब हम बात करेंगे मेन कट ऑफ की। आउट ऑफ 200 कितना मेन कट ऑफ जाता है? 128 आपका यूआर का जाता है। ये आपकी अलग अलग कैटेगरीज का कट ऑफ है। अब मैं आपको बताता हूँ चीज़ें कैसी हैं। अगर आप इंग्लिश के अंदर एवरेज लिख के आते हैं ना, एवरेज, यू विल गेट अराउंड 58, ठीक है, बड़े प्यार से आपको जो है ना 58 के आसपास में नंबर मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव देखो, अगर आप हल्का सा पढ़ के जाएंगे, एंड आई नो कि भाई आप लोग जो है ना यूपीएससी वगैरह के लिए अपीयर कर रहे होंगे, या फिर बात करूं कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया होगा, तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो वहाँ पे यू कैन ईजिली, मतलब बहुत प्यारे तरीके से 25 नंबर अचीव कर सकते हैं। बट अगर आपने थोड़ा सा डिलीजेंटली पढ़ा है, यू कैन स्कोर अराउंड द 30, ठीक है। ये लो जी, आपने 30 स्कोर कर लिया, डन। ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर अगेन अगर आप बिल्कुल एवरेज सा लिखेंगे तो थोड़े कम मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा सा ढंग का लिखो, आप एवरेज लिखेंगे ना तो आपको 33-35 के आसपास मार्क्स मिलेंगे। इफ़ यू हैव रिटन अ लिटिल बिट ऑफ स्कीम्स, जो मैं आपको बताऊंगा, या फिर जो डेटा वगैरह है आप यहाँ पे पुट करेंगे, यू कैन ईजिली गेट मार्क्स अराउंड 40। अब 40 के अराउंड में आप जो है मार्क्स हासिल कर सकते हैं, एंड विद दैट योर स्कोर इज 128 के आसपास में आपका स्कोर जाता है, दैट इज एवरेज, ठीक है, जो आप नॉर्मली आप परफॉर्म करके लेके आ सकते हैं। इफ़ यू विल गो बियॉन्ड दैट, देन डेफिनेटली यू हैव अ हायर चांसेस। और इसके बाद आप फॉल करेंगे फॉर द इंटरव्यू। मतलब यहाँ पे एक एवरेज एफर्ट के अंदर, नॉर्मली आपको अबव एवरेज एफर्ट लगाना पड़ता है, तब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बट यहाँ पे आप एवरेज एफर्ट के अंदर यू विल क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। अब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, अब आते हैं घी के बारे में। घी, क्रीम जो आपको पसंद है वो। सबसे पहला पेपर जो मैंने बोला इंग्लिश का, उसमें क्या होता है? एस्से 40 मार्क्स आता है आप लोगों को, यस और नो? प्रेसे 20 मार्क्स, कमाल की बात है, अभी तो लिख के आए हो, ठीक है। पैराग्राफ 20 मार्क्स, रिपोर्ट, लेटर राइटिंग, सब रिपोर्ट को छोड़ के लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन आपको सब आता है। 100 मार्क्स का है, 90 मिनट्स मिलती हैं। इमेजिन यू आर बीइंग एट द रिलैक्स्ड प्रपोर्शन, ठीक है, बहुत प्यारे तरीके से होगे। बस ये कीबोर्ड पे टाइप करना पड़ेगा, सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है। अगर आपने टाइपिंग आती है, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, अगर आपकी टाइपिंग 25 के आसपास की, आपको यू नीड नॉट टू वरी। 25 की है, 20 की है, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं। अगर मैं आपको और ज़्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, अगर आप 4 उंगलियों से टाइप करते हैं ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ एक उंगली से टाइप करते हो और वैसे ढूंढ के टाइप करते हो, तो भाई कहीं पर भी 15-20 दिन की टाइपिंग की प्रैक्टिस कराओ, ठीक है। और आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो भाई। 20-25 दिन के अंदर मौत नहीं पड़ जाएगी। 20-25 दिन ऐसे भी होते होंगे, आप बाहर फ्रेंड्स के साथ घूम के अपना टाइम बर्बाद कर देते हो। सो यूटिलाइज दैट टाइम। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव रिलेटेड होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 65 होते हैं, और 90 मिनट्स का टाइम इसके अंदर होता है, ठीक है। बिलिंगुअल तरह का टेस्ट होता है, खत्म, ठीक है। इस तरह से आपकी जो है ना चीज़ें वो आगे बढ़ती हैं। अभी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सीरियस आपको ये मैंने अलग अलग से सब्जेक्ट लग रहे हो ना, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सर इनके बारे में हम कैसे लिखेंगे, हम तो मर गए, आपने तो हमारा बना दिया, हम तो ऐसे हो गए, बर्बाद हो गए जी, आप क्या हमारी 10 मिनट वापस दो जो हमने देखा है। नहीं, सीरियस ये आपका है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन पता क्या होती है? जो आप जैसे एक तो होती है नॉर्मल एजुकेशन, आप बीएससी एग्रीकल्चर करवाते हो, एक होती है एक्सटेंशन एजुकेशन की भाई आप किसानों के पास पहुंचते हो, साइंटिस्ट पहुंचते हैं, मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, वो एक्सटेंशन एजुकेशन को एक्सटेंशन करके आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। डिफरेंट टाइप के मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है, इनका रोल क्या होता है एक्सटेंशन एजुकेशन का एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होती है? देखो ऑप्शंस भी हैं, ये तो कंपलसरी है, इसके अलावा इन दोनों में से कोई एक जो है ना आपको चूज करना है। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, बेनिफिट क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, सिंपल। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके क्वेश्चंस हैं आरडी के भाई, जिसको आप स्पेशलाइजेशन बोल रहे हो। देन थर्ड, सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, अर्थात बैंक वगैरह से जो क्रेडिट ले लेते हैं वो भारत में बड़ा है, बट अभी भी बहुत सारे फार्मर मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंड हैं, रीजंस दो, ये आपका है। देन डेमोग्राफिक शिफ्ट इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बताना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है, और इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर इंपैक्ट है। अगर आप लोगों ने CSIR को पढ़ा है या फिर आप लोगों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, दैट इज नॉट सो टफ फॉर यू, ठीक है। आपको यहां से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप इसे क्रैक कर सकते हैं। चलो, तो ये बात हुई यहां की। देन फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स के ऊपर होता है? देखो आपका जो है ना प्रीलिम्स हो जाता है, प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते, सबसे पहली बात। मेंस आपका 100 नंबर का होता है इंग्लिश, और फिर उसके बाद आपका 50 मार्क्स का होता है डिस्क्रिप्टिव, और 50 मार्क्स का होता है ऑब्जेक्टिव, टोटल आया 200 मार्क्स। प्लस फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का, तो 250 मार्क्स में से ये आपके जो है ना सिलेक्शन है, 250 में से 172.75 ये आपके रिजर्व्ड कैटेगरीज वगैरह के। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स भी मिलते हैं एंड 47 मार्क्स भी मिलते हैं, ठीक है, ये रेंज होती है भाई। तो इंटरव्यू के अंदर आपके मार्क्स फैच करना इज मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये है, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है एंड दैट इज एवरेज कैपेबिलिटी, देन यू कैन सेल थ्रू दीज मार्क्स एंड यू कैन गेट दैट काइंड ऑफ अ जॉब। आपको ये जॉब जो है आसानी से, ये बात करें थोड़ी सी मेहनत से, प्राप्त कर सकते हैं। नाउ इट्स योर टाइम टू टेक द डिसीजन। अब आपकी ऊपर है कि आप इस डिसीजन को कैसे लेंगे। एक्चुअली
ये मुझे जो है ना अराउंड 2021 के अंदर इसका पैटर्न चेंज हुआ था। इससे पहले इंग्लिश का, कंप्यूटर का, रीजनिंग का सबकी कट ऑफ काउंट होती थी। सो इन द 2021 ये जब चेंज हुआ तो मेरी लाइमलाइट के अंदर गया, सम हाउ आई मिस्ड इट, और फिर ध्यान नहीं रहा। एक बार किसी फ्रेंड ने बताया था जो बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहा था, सो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, मेरे को नहीं करना इसका, अपना यूपीएससी जिंदाबाद, ठीक है। उस समय पेपर क्वालिफाई होते बहुत सारे, तो मैंने सोचा ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो। बट सम टाइम देयर आर द टाइम्स जब बहुत सारी आपकी एक्सपेक्टेशन जो है नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरने का मतलब क्या है, आपकी जो उम्मीदें हैं, आपको लगता है कि मेरे पास 5 जॉब्स के फाइनल हैं, इनमें से एक न एक में तो हो ही जाएगा, बट समटाइम्स लक इज नॉट इन फेवर ऑफ यू। बट स्टिल देखो, चलो मेरी दुख भरी कहानी को यहीं छोड़ो, हम यहाँ पे देखते हैं कि 21 से पैटर्न चेंज हुआ, फिर 22, 23 और 24। अभी यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अभी कुछ टाइम पहले जो है ना पेपर, मतलब क्या बात बताऊँ, एडवर्टाइजमेंट आने वाली है, और पेपर को क्वालिफाई करने के लिए मैंने एक जो है ग्रुप भी शुरू किया है नीव के नाम से, ठीक है। इसका जो है ना शुरुआत में इट वुड बी अ फ्री थिंग, ठीक है। शुरुआत में ये बिल्कुल फ्री रहेगा और यू कैन सी द क्वालिटी, एंड आई हैव क्वालिफाइड दैट एग्जामिनेशन, नॉट फाइनली सेलेक्टेड। फाइनली सेलेक्टेड होता तो यहाँ पे चाय पानी की जो है ना फोटो लगाता कि भाई देखो मैं भी गाड़ी के साथ हूँ, बट हाँ मैंने एफर्ट नहीं डाला था, दैट्स वाई। मैंने सिर्फ एक ऐसे दे के दिया था पेपर कि लेट्स सी कि इसमें एफर्ट लगाने का बेनिफिट है भी नहीं है, एंड देन आफ्टर दैट आई रियलाइजेस कि हाँ इसके अंदर अगर हल्का सा भी एफर्ट लग गया यू कैन क्वालिफाई, ठीक है। आप बहुत प्यारे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज सब आपके सामने अवेल हो सकती हैं, एंड इट इज़ नॉट अ केक वॉक, बट डेफिनेटली विद लिटिल एफर्ट यू कैन गेट थ्रू दिस, ठीक है। तो एक जो है ना न्यू ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन दैट। ऑल्दो अभी कोई भी प्रोसेस एंड एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है, अभी मैं जो है ना मेंस के ऊपर फोकस्ड हूँ थोड़ा सा, लेकिन जिस दिन आपकी एडवर्टाइजमेंट आएगी, फ्रॉम द डे ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट वी विल स्टार्ट एवरीथिंग इन अ फुल फोर्स, और आपका प्री क्वालिफाई करवाया जाएगा, मेंस क्वालिफाई करवाया जाएगा। मेंस के अंदर आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल है वो जो इम्पैक्ट करेगी, और जो स्टूडेंट मेरे CSIR से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, दे कैन ईजिली सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड वेरी ईजी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप में से कितने लोग ज्वाइन करते हैं, कितने लोगों को इसमें इंटरेस्ट आता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द जर्नलिस्ट हब। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यूट्यूब तो आपके लिए है ही। सो विद दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट हम इसी तरह अलग अलग सीरीज़ लेके आएंगे। ये थी आपकी अनहर्ड सीरीज़ 1, इसके बाद हम और सीरीज़ लेके आएंगे जिसके अंदर आपको अदर एग्जामिनेशंस के बारे में भी बताया जाएगा, और वो ऐसी होंगी कि मतलब जैसे ये है ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार हम तो दुनिया से बहुत अलग जी रहे थे, नाउ वी हैव द फाइनल अपॉर्चुनिटी। और ये मेरी वही इंटेंशन है जो मैंने CSIR शुरू करते हुए बोला था कि देखो आप में से बहुत सारे लोग CSIR में सेलेक्ट होंगे और 99% लोग सेलेक्ट नहीं होंगे। सो व्हाट अबाउट दीज 99 पीपल? ये 1% तो ठीक है हो गए, अभी 99 लोगों का क्या? इनकी फैमिली भी तो है ना भाई। तो इन सभी ने जो मेहनत की है वो मेहनत राइट डायरेक्शन के अंदर जाए, अच्छी डायरेक्शन के अंदर जाए, और वहाँ से वो अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए एक रिस्पेक्टेबल ग्रेड A जॉब, ऑफिसर लेवल जॉब फैच कर पाएँ। दिस आई वॉन्टेड टू शेयर विद देम, एंड सो आई हैव शेयर्ड, एंड विद दैट सो अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।